नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन मंत्री हरक सिंह रावत की। वो एक बार भावुक हो गए इस बार। दरअसल हरक सिंह रावत प्रदेश में कोरोना की वजह से हो रही मौतों से आहत हैं। हरक सिंह रावत ने कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान हरक सिंह रावत भावुक हो गए। हरक सिंह रावत का कहना है कि अब तो गांव-गांव तक कोरोना पहुंच गया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने अपने सामने कई कार्यकर्ताओं को मरते हुए देखा है। ऐसा विचलित मन हो जाता है कि कई बार लगता है कि इसके 4 दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले थे अचानक हो नहीं रहा, और रोज़ ऐसे बुरे समाचार मिल रहे हैं कि जिससे कई बार मन बहुत ख़राब हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए एक दुखद घटना है कि हम बहुत अपने लोगों को जिनके साथ बहुत सारी यादें हैं, और मैं पहली बार मैं सोचता हूँ कि हर घर में किसी के हर घर में कुछ न कुछ हमको ऐसा सुनाई दे रहा है कि उसके उस रिश्तेदार ने दम तोड़ दिया, उसको व्यक्ति मर गया। शहरों में तो तब भी मैं सोचता हूँ लोग संभल जा रहे हैं, लेकिन अब ये बीमारी जिस तरह गांव में फैली है और गांव में लोग सामान्य बीमारी लापरवाही की तरह ले रहे हैं, अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इतना बड़ा चिंता का विषय है कि आप इसको मैंने इसलिए आज सुबह से मैं रोज़ सुबह दोनों डीएम से, दोनों सीएमओ से, सिनार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से, मैं कोटद्वार के सीएमएस से रोज़ सुबह शाम बात करता हूँ। भाई कैसे हम इसको मैनेज करें, कैसे हम इसको क्या करना चाहिए। तो सुना आपने, हरक सिंह रावत वन मंत्री भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हरक सिंह रावत रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सूबे में हालात ठीक नहीं, मगर सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का दावा है कि घबराने की कोई बात नहीं, टेस्टिंग बढ़ रही है, सब कुछ सही है। चेन को तोड़ने के लिए मिनिमम 14 दिनों की आवश्यकता बताई जाती है। तो अभी आप देखिएगा कि दूसरे फेज के बाद परिणाम आपको बहुत, हमारी जो संभावना है बहुत अच्छे परिणाम। देखिए ई पास की इसलिए प्रॉब्लम आई है कि कई लोगों ने जिनके यहाँ अंत्येष्टि में लोग चले गए और वो अंत्येष्टि से जब लौटे हैं तो उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि वो अंत्येष्टि से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई लोगों के सरकार से शिकायतें भी उन्होंने की कि साहब हमें वापसी में कहीं टोका टाकी हुई है। उस स्थिति को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि इस समय ई पास जारी किए जाएंगे ताकि इमरजेंसी में किसी आदमी को पास निर्गत किया जा सके और अपना काम कर सके। और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए। धस्माना साहब, हरक सिंह रावत आज काफी आहत दिखे। वो रो रहे थे और कह रहे थे कि देर से चेते हम, 6 महीने पहले अगर जाग गए होते तो बेबसी इतनी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। 6 महीने पहले नहीं, कोविड 1 और कोविड 2 के बीच में 13 महीने का जो समय था, उस समय का जो सदुपयोग सरकार ने करना चाहिए था वो सदुपयोग हुआ नहीं, और उसी का परिणाम है आज उत्तराखंड के अंदर जो हालात जितने गंभीर हैं, जितना सरकार बता रही है वो बहुत कम बता रही है। चाहे संक्रमितों का मामला हो, चाहे मृत्यु दर का मामला हो, मैं समझता हूं कि जितनी हालात राज्य में इस समय खराब है। आपको मालूम है लिब्बारेड्डी एक गांव है हरिद्वार में, 35 लोग 15 दिन के अंदर मर गए एक गांव के अंदर। और मेरे तो इंटीरियर गांव, ग्रामीण क्षेत्रों से जो टेलीफोन आ रहे हैं, जो लोगों की सूचनाएं आ रही हैं, गांव के गांव संक्रमित हो रखे हैं, गांव के गांव में बुखार है, गांव के गांव में हालत खराब है। और पहाड़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राज्य के अंदर वेंटिलेटर छोड़ दीजिए, आईसीयू छोड़ दीजिए, डॉक्टर नहीं है पूरे पहाड़ में। और टेस्टिंग लैब ये 1 साल में जो बनानी चाहिए थी, अब रोने से क्या होगा। मंत्री जी रो रहे हैं, मंत्री जी पुरानी सरकार में भी मंत्री थे और इस सरकार में भी मंत्री हैं। आपके रोने से क्या होगा। अब आप हालात जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जनता आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगी। 57 विधायक देकर के, आपको इतना प्रचंड बहुमत देकर के कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि टोकन लेकर के कब्रिस्तान और शमशान घाट में जाना पड़ेगा। उनकी अंत्येष्टि में लोग इस प्रकार से हालात हो जाएंगे कि प्रदेश के उन फूल नहीं चुन पा रहे हैं, अपने मृतक जो लोग हैं जिनका संस्कार हो गया उनके फूल भी नहीं चुन पा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। मैं समझता हूँ कभी कल्पना भी किसी ने नहीं करी होगी। जिन हिंदू भाइयों ने हर हर मोदी घर घर मोदी कहा था, उनको कभी
कभी ये नहीं मालूम था कि उनको गाड़ा जाएगा, उनकी कब्रें बनाई जाएंगी, उनको लकड़ी भी नहीं मिलेगी संस्कार के लिए। ये मैं समझता हूँ किसी ने नहीं सोचा था। आज हालत बहुत चिंताजनक है, बहुत खराब है और इनके पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं रह गया। ठीक है, धन्यवाद सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस सूर्यकांत धस्माना जुड़े, तो उनका कहना था कि दरअसल हालात सरकार के हाथों से निकल गए हैं, मंत्री जी के हाथ से निकल गए हैं, इसलिए वो रो रहे हैं और रोने के अलावा कुछ बचता भी नहीं। तो हरक सिंह रावत रोए, लेकिन उनके आंसुओं पर कांग्रेस सख्त है, मुखर है और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अब इनके पास रोने के अलावा कोई चारा बचता भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो नाकामी थी वो उस स्तर तक लोगों को ले गई कि लोगों को श्मशान घाट और कब्रिस्तान के लिए टोकन लेने पड़ गए और अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है और रोने के सिवा कुछ बचा भी नहीं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी कि अब प्रदेश में 25 मई तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। सरकार का मानना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 14 दिन का समय जरूरी है, इसलिए जब दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू लगा होगा तो कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू लागू होने पर शादियों में भी शामिल होने वाले सभी लोगों को कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। जरूरत पड़ने पर ई-पास भी लागू किया जाएगा। डेथ कम न होने के पीछे कारण ये है कि अभी जो लोग एडमिट हुए थे, आपने देखा ज़्यादातर लोग गंभीर स्थिति में जाने के बाद अस्पताल जा रहे हैं और गंभीर स्थिति के बाद रिकवरी की संभावनाएं कम हो जाती है। यही कारण है कि इसीलिए बार बार हम अपील कर रहे हैं कि समय रहते हुए सब लोग अपना टेस्ट करा दें, ताकि अगर कोविड हो तो उसका तत्काल इलाज का प्रारंभ कर दिया जाए। और ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि एम्स में 19 मरीज ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं, जो अलग अलग जिलों से यहां पर भर्ती हुए। वहीं ब्लैक फंगस के चलते एक मरीज की मौत भी हुई है। ये मरीज देहरादून से ऋषिकेश रेफर होकर एम्स पहुंचा था। जिन लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई उनमें 10 मरीजों को कोरोना संक्रमण के कारण ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया था। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उन सभी में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। सभी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। सभी मरीजों का उपचार चल रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, जिसमें 12 चिकित्सकों का दल गठित किया गया है। चिंता की बात है और एम्स के डॉक्टर्स भी इस पर काम कर रहे हैं, पूरे देश के डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं और जो इसकी जो मेडिसिन है उसकी उपलब्धता भी की जा रही है। तो ब्लैक फंगस को गवर्नमेंट में पूरी तरह से निश्चित रूप से सरकार कोविड की जंग में कोई भी किसी परिस्थिति के लिए भी सरकार तैयार है। ब्लैक फंगस के लिए मैंने आपसे कहा हर ब्लैक फंगस भी कोविड से ही जुड़ा हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि सरकार पूरी तरह से इस जंग में अपने को तैयार है। एक तरफ कोरोना संक्रमण से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे प्रदेश में पैर पसारता जा रहा है। रुड़की में हालांकि स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस से निपटने के दावे कर रहा है, लेकिन रुड़की देहात क्षेत्र के सिविल अस्पताल में पिछले लंबे समय से एंटी स्पेशलिस्ट नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, इससे प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। और हम सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां पर विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, चुनौतियां दोहरी हो गई हैं, एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के मरीज भी मिल रहे हैं। अब किस तरीके की तैयारियां इसको निपटने को लेकर? जी अवधेश, देखिए अब राज्य में बेहद ही चिंताजनक स्थिति हो गई है और एक तरफ जहां कोविड के केसेस लगातार बढ़ती संख्या में आ रहे थे और उससे अलावा बड़ी संख्या में मौत के आंकड़े हैं वो रोजाना यानी प्रतिदिन आ रहे हैं। और उससे ठीक अगर हट के बात करें तो अब राज्य में ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आने लगे हैं और उत्तराखंड के ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है। तो एक चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अब लगातार कोविड संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, मौतें बढ़ रही हैं और ऐसे में अब ब्लैक फंगस भी चिंता का विषय और सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है कि आखिरकार अब इस बड़ी महामारी के चलते ब्लैक फंगस पर किस तरीके से कंट्रोल होगा। लिहाजा एक मौत जरूर हुई है, लेकिन एक मौत ने ही पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया है, धराशायी हो चुकी है, क्योंकि अब लगातार कोविड के केसेस जिस तरह से हम देख रहे हैं, कल ही
यानी 24 घंटे में उत्तराखंड में 188 लोगों की जानें गई हैं और 4000 से ज़्यादा मामले जरूर आए हैं। ये मामले जरूर घटकर 9000 से 4000 के आसपास पहुंचे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े में जरूर इजाफा रोज का होता जा रहा है। राज्य सरकार की तैयारी जो भी है, अब इससे राज्य सरकार की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी है, चाहे वो अस्पतालों में बेड की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो या फिर तमाम आईसीयू बेड हो। व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी अपने व्यापक की जा रही है राज्य सरकार की ओर से, लेकिन जमीनी तौर पर अवधेश ऐसा नहीं देखा जाता है। आज भी हालात सामान्य की स्थिति में नहीं है। लगातार जितने भी अस्पताल राजधानी के हैं या फिर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के हैं, वहां पर हालात बद से बिल्कुल विनोद, तो दावा केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत तो उसी को पता चलती है जिसका कोई अपना कोविड का शिकार हो जाता है और उसके बाद उसे दर दर भटकना पड़ता है। और हरक सिंह रावत के आंसुओं ने भी आज बहुत कुछ बता दिया कि असल में स्वास्थ्य सेवा का सच क्या है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक तरफ कोरोना संक्रमण से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे प्रदेश में पैर पसार रहा है। रुड़की में हालांकि स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस से निपटने के दावे कर रहा है, लेकिन रुड़की देहात क्षेत्र के सिविल अस्पताल में पिछले लंबे समय से कोई भी ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं है, जिससे ब्लैक फंगस के मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे रुड़की में अभी नहीं है, लेकिन हरिद्वार में जो कुंभ में आए थे ईएनटी स्पेशलिस्ट, हमने उनको रोका हुआ है और आगे के लिए भी हम डीजी मैडम से भी बात हुई है कि उनको वहीं पोस्टिंग कराएंगे। और हमारे पास डॉक्टर आरबी सिंह हैं जो हरिद्वार में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और अभी पोस्टेड हैं वो, और वहाँ बेस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो। तो अगर ब्लैक फंगस का यहाँ आएगा तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी होगी कि हम उसको जितना जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएँ या प्रॉपर जो भी इलाज है वो करा पाएँ। कोरोना की वजह से सूबे के सभी शिक्षण संस्थान 12 जून तक बंद हैं। राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही आने वाले समय स्कूल और कॉलेजों को लेकर फैसला किया जाएगा। 12 जून तक हमने अपने सभी शिक्षण संस्थाओं को ग्रीष्मकालीन छुट्टी दे दी है और लगभग 90% से ऊपर हमारे सभी जो है कोर्स पूरे हो गए हैं। और अब भारत सरकार की जो यूजीसी ने भी हमको गाइडलाइन दे दी है कि इस बार जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं और थर्ड ईयर के हैं, उनको प्रमोट करने के लिए यूजीसी ने कहा है। और जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके जो है बाद में पेपर कराए जाएंगे जैसे जो है स्थितियाँ सामान्य होंगी। तो मुझे लगता है कि इस समय तो सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के हमने छुट्टियां कर रखी हैं और जहां जहां कोर्स पूरा नहीं होगा, जैसे ही महामारी की स्थिति सामान्य हो जाएगी वैसे फिर हम बच्चों को कोर्स पूरा करेंगे। कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर इन दिनों जहां सरकारी मशीनरी हरकत में है, खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने भी नगर पालिका की तरफ से कराए जा रहे सैनिटाइजेशन का जायजा लिया। इस दौरान पुष्कर धामी खुद भी मुख्य चौक और वाल्मीकि बस्ती इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए पहुंचे। उन्होंने खुद भी सैनिटाइजेशन किया। तो पुष्कर धामी भी अपने क्षेत्र में ये प्रयास कर रहे हैं कि सैनिटाइजेशन होता रहे और कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। हम लोगों ने पूरे खटीमा तहसील खटीमा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जितने भी ग्राम सभाएं हैं, उन सारी ग्राम सभाओं को पहले से ही जो है सैनिटाइज करने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। और शहरी क्षेत्र में हमारी नगर पालिका के द्वारा और जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उसमें जो है हमारे खंड के द्वारा दोनों जगह पर सैनिटाइजर का काम चल रहा है। और जहाँ जहाँ पर भी वॉलंटियर आ रहे हैं उस जगह पर जो है हम लोग अपने सभी लोग हम सबसे आह्वान कर रहे हैं कि ये समय हमारा सब लोगों का जो भी अपना जो योगदान दे सकता है वो योगदान दे। हरिद्वार में कोरोना की रोकथाम के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे बाजार और तमाम प्रतिष्ठान बंद है, मगर इससे स्थानीय व्यापारियों की मुश्किल बढ़ गई है। इसी को लेकर व्यापारियों ने भीख मांगकर अपना विरोध दर्ज किया। व्यापारियों की मांग है कि सरकार को इन्हें राहत पैकेज देना चाहिए। यही नहीं, व्यापारियों ने चेतावनी भी दी कि सरकार उनकी कोई सुध नहीं लेती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले आज एक ये शांतिपूर्वक हमने भीख मांगने का काम करा है। मोदी जी के राज में हर की पैड़ी पर आकर घंटाघर पे संजय पुल पे हम खड़े हैं, मगर यहाँ भी हमें भीख नहीं मिलती हुई नजर आई। आज भी हम खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है हमारे को ना। ये मोदी जी के सरकार में अच्छे दिन चल रहे हैं व्यापारियों के। मैं सरकार को जगाने का काम कर रहा हूँ, सरकार जाग जाए, नहीं तो इससे भी बुरा आंदोलन हम करेंगे। टिहरी जिला प्रशासन ने
THDC हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मॉडल क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जहां कोरोना मरीजों के मनोरंजन के साथ मनोबल बढ़ाने के लिए इंतजाम किए हैं, जिससे वो कोरोना संक्रमण में जल्द रिकवर हो सकें। बीपुरम में 450 बेड के क्वारंटीन सेंटर में 100 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है और मॉडल क्वारंटीन सेंटर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मनोरंजन के भी इंतजाम किए गए हैं, ताकि मरीज डिप्रेशन में ना आए, चिंता में न रहें और जल्दी स्वस्थ हो सके। रानीखेत में जिला प्रशासन और कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के सहयोग से 50 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। सीएम तीरथ रावत ने इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोविड अस्पताल के बनने से रानीखेत क्षेत्र के लोगों को कोरोना के इलाज में काफी सुविधा होगी। पिथौरागढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में अभी तक 53 मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के 202 नए केस सामने आए हैं। जिले में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो कई मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना का जो संक्रमण है बढ़ रहा है, नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में इंतजाम किए जा रहे हैं कि संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इंडिया के डांसर राघव जुएल ने अपने प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग पौड़ी को 20 ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं। कोरोना महामारी के दौरान पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होने से मरीजों को दिक्कत हो रही है। जाहिर है इस तरह की मदद से लोगों को काफी राहत मिलेगी। तो हर क्षेत्र के लोग अपने अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं और राघव जुएल ने भी ये मदद की है। 20 ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने पहुंचाए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोरोना महामारी में मुहिम लगातार जारी है। भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा ने सांसद बलूनी से अनुरोध किया कि कर्णप्रयाग, गैरसेड़ और चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएं, ताकि कोरोना काल के बाद भी भविष्य में कंसंट्रेटर मरीजों के काम आ सकें। सांसद बलूनी ने दुर्गम क्षेत्रों की जन समस्या को देखते हुए और स्वास्थ्य सुविधाओं के उच्चीकरण के लिए 10 कंसंट्रेटर कर्णप्रयाग के सिमली सेंटर, 5 कंसंट्रेटर गैरसेड़ अस्पताल और 5 कंसंट्रेटर चौखुटिया अस्पताल को भेंट किए। ऑक्सीजन मशीनें कल शाम सौंप दी गई। मीडिया टीम में सदस्य हैं और उनके द्वारा प्रयास करके माननीय अनिल बलूनी के से गैरसेण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, कर्णप्रयाग उप जिला चिकित्सालय के लिए, चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, रानीखेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ये ऑक्सीजन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की जनता, इस जनपद की जनता माननीय अनिल बलूनी जी की बहुत बहुत उनको धन्यवाद करती है। जोशीमठ स्थित भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह खुलने जा रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। मंगलवार सुबह 4:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और उस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मगर कोरोना की वजह से फिलहाल आम श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं है। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही कपाट खोलने की परंपरा पूरी करेंगे और जब तक सरकार की तरफ से आम श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं मिलती, तब तक तीर्थ पुरोहित ही मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और धर्माधिकारी के नेतृत्व में विशेष पूजा की गई। इसके बाद पांडुकेश्वर में भगवान उद्धव जी और कुबेर की डोली भी योग ध्यान बद्री मंदिर बद्रीनाथ धाम पहुंची। इन डोलियों के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी और गाडूगढ़ा तेल कलश भी बद्रीनाथ धाम पहुंचा। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह खोल दिए गए, जिसके बाद सबसे पहले यहां पीएम मोदी के नाम की पूजा की गई। जिलाधिकारी ने अपने हाथों पूजा अर्चना कर पीएम मोदी के नाम से पूजा की। मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। सुबह तड़के 3 बजे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई। मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने बाबा की समाधि पूजा के साथ अन्य औपचारिकताएं पूरी की। इसके बाद 5 बजे बाबा के कपाट खोल दिए गए। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट बड़े सादगी से और कोरोना महामारी को देखते हुए आम श्रद्धालु के लिए, आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और
पहली पूजा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहली पूजा यहाँ पे संपन्न हुई और भगवान के कपाट बड़े सादगी से और परंपरा अनुसार और वेद मंत्रों द्वारा रावल जी द्वारा यहाँ के तीर्थ पुरोहित हक उकदारी द्वारा यहाँ के कपाट खोले गए। और मैं समस्त केदारनाथ के भक्तों से आग्रह करूँगा कि आप घर बैठे भगवान का ओम नमः शिवाय जाप करें और नई गाइडलाइन का इंतजार करें। जल्दी ही भगवान के कपाट आम श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं चारों धाम में। अब सिर्फ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने बाकी हैं जो 18 मई यानी कि कल सुबह 4:15 पर खुलेंगे। इन सभी धाम में कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा भी बंद है। हालांकि रोजाना पूजा अर्चना चलती रहेगी। सभी धामों से पूजा पाठ से जुड़े लोगों को अंदर जाने की अनुमति रहेगी। इनकी संख्या भी 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। और पंच केदार में तृतीय केदार के नाम से जाने जाने वाले भगवान तुंगनाथ के कपाट खुल गए हैं। 11:30 पर तुंगनाथ के कपाट खोल दिए गए। इस दौरान देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी और तीर्थ पुरोहित भी मौजूद रहे। तो तुंगनाथ भगवान के भी कपाट खोल दिए गए हैं। पंच केदार की बात जो कही जाती है, तो जो 5वें केदार हैं भगवान तुंगनाथ, उनके कपाट खुल गए हैं। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।